हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीषा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थर्ड क्लास पे कंटिन्यू रखने वाले हैं। हमने पिछली दो क्लासेस में काफ़ी कुछ टर्म्स जो अकाउंटिंग से रिलेटेड थे वो सब कवर किए। आज हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट जो पार्ट था वो हमने गेन के ऊपर स्टॉप किया था। अब इस क्लास में आपका नया टॉपिक है वो है लॉस। तो एक एक करके बाकी के आगे जो टॉपिक्स को कवर करते हैं और समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लॉस के बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं। लॉस क्या दे रखा है? लॉस इज अ एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी लॉस का कहने का मतलब ये है कि जब भी खर्चे ज़्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो जाए तो ऐसे सब चीज़ों को हम लॉस का नाम देते हैं। जैसे हमने कोई भी सामान 15,000 का खरीदा और उसको हम 10,000 में बेच देते तो नुकसान है, ऑब्वियस सी बात है, कितने का? 5,000 का। तो ऐसे सब नुकसान को हम लॉस का नाम देते हैं इंग्लिश में। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल भी लिया, कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट। या तो कैश खो जाए या गुड्स खो जाए, वो भी आपके लिए नुकसान माना जाता है। लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, यानी जो रिकरिंग जो रेगुलर नेचर है वो तो नुकसान है ही है। नॉन रिकरिंग यानी नॉन रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर एक्टिविटीज़ है, उससे कोई नुकसान हो रहा है तो वो भी आपके लिए नुकसान माना जाएगा। या फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट सेल करने के बाद नुकसान करो, नुकसान कोई भी तरीके का हो, उसको हम लॉस का नाम देते हैं। जैसे हम प्रॉफिट में प्रॉफिट भी कह रहे थे, इनकम भी कह रहे थे और गेन भी कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कह सकते हैं डिवीज़न है ही नहीं है। लॉस मतलब लॉस है। क्लियर? तो लॉस जब भी हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम हो तो उन सबको हम लॉस का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, परचेजेस। परचेजेस, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। यानी परचेज क्या कहलाता है? या तो हम परचेज कर रहे हो गुड्स का या हम परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल का फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ऐसे सब चीज़ों को जब हम खरीदते हैं तो उसको परचेज का नाम देते हैं। आगे, द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ क्रेडिट एंड कैश परचेज। गुड्स परचेज फॉर कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेज एंड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेज। यानी ये परचेज आपकी दो तरीके की होती हैं, एक तो कैश परचेज होती है और दूसरा होती है क्रेडिट परचेज। परचेज चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स की हो जो कि आप फर्दर प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इन सभी परचेज को हम टोटल परचेज का नाम देते हैं। तो परचेज दो तरीके की, कौन सी? कैश परचेज जो रोकड़े में की जाए, क्रेडिट परचेज जो उधार पे की जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट है टॉपिक परचेज रिटर्न का। ये परचेज रिटर्न क्या होती है? गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे आर डिफेक्टिव। गुड्स सो रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न का मतलब जब हमने कोई भी गुड्स परचेज किए और किसी भी कारण की वजह से उस परचेज को हमें वापस करके आना पड़े। मैंने क्या किया, मैं एक सूटकेस लेके आया। जब मैं वो सूटकेस लेके आया तो मैंने देखा कि उस सूटकेस की चटकनी खराब है, तो मैं क्या करूँगा? ड्यू टू देयर डिफेक्ट मैं उसको वापस लौटाने जाऊँगा। तो जब मैं उस चीज़ को वापस लौटाने जाता हूँ तो उसको हम परचेज रिटर्न का नाम देते हैं। इसका एक अदर नेम भी होता है जिसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। यानी हम जो रिटर्न करने जा रहे हैं वो बाहर वापस करने जा रहे हैं। आउटवर्ड का मतलब बाहर, जिससे लेके आए उसको वापस करने जा रहे हैं, उसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर? आगे नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट सेल्स। ये सेल्स क्या होती है? लिखा हुआ है सेल्स में, द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। फुल स्टॉप। दीज गुड्स मे बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। या तो ये रीसेल पर्पस के लिए हो सकती है या फिर फर्दर प्रोड्यूस यानी मैन्युफैक्चर करनी पड़े। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। व्हेन पीपल सोल्ड गुड्स फॉर कैश दे आर टर्म्ड एज कैश सेल्स एंड व्हेन sold goods on credit that is termed as credit sales। full stop। इसमें कह रहा है
कि जैसे आप परचेज करके ला रहे थे ऐसे ही सेल्स होता है। जब भी एक दुकानदार सामान बेचता है, सामान बेचता है यानी उसने खरीदा होगा या तो रीसेल पर्पस के लिए, या उस सामान से कोई सामान फर्दर प्रोड्यूस करता है उसको बेचता है, उस सब चीज़ों को सेल का नाम देते हैं। अब फ़र्क इतना है कि ये दो तरीके की होती हैं। जैसे परचेज दो तरीके की थी आपकी, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, ऐसी कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स होती है। कैश सेल्स, कैश सेल्स जब भी हम सोल्ड कर रहे हैं गुड्स फॉर कैश, क्रेडिट सेल्स जब भी हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, तो उन सबको क्रेडिट सेल्स का नाम देते हैं। तो जैसे परचेज दो तरीके की, उसी तरीके से सेल्स भी दो तरीके की होती है। जैसे हमने परचेज रिटर्न की बात की, ऐसे ही सेल्स रिटर्न की बात होती है। पढ़ लेते हैं पहले। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। यानी कोई भी सेल हमने करी है किसी भी ग्राहक को, अगर वो आपके गुड्स को वापस करने आ जाए उसको कहते हैं हम सेल्स रिटर्न, यानी रिटर्न इनवर्ड, यानी वापस करने आ रहा है इनवर्ड। क्लियर? तो सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड का नाम दिया करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे अगला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कोई भी पैसा कमाए, या तो फर्म कमाए या कंपनी कमाए, उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। द टर्म इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013, a format in which balance sheet and statement of P&L account is prepared। आगे लिखा हुआ है revenue from operation that is net sales, sales minus sales return। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिंपली क्या होता है, जब भी हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से या कोई भी ऑपरेशन से पैसा कमाते हैं, ऑपरेशन मतलब गुड्स सोल्ड कर दिया, उससे पैसा हमें मिल गया, तो उन सबको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नाम देते हैं। सर ये टर्म कैसा है? सिंपल सा नेट सेल्स होता है। हमने सेल्स पढ़ी, अगर सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दे तो हमारे हाथ में जो रह जाता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही तो है। बस वर्ड इतना लंबा कर दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जबकि सिंपली करें इसको तो भैया सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए, जो आपके पास सामान बचा, सेल्स जितनी भी बची, वो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाया करता है। सिंपल है। मैंने परचेज बताया, परचेज रिटर्न क्या होती है, सेल्स बताया, सेल्स रिटर्न क्या होती है, अब बताया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप सिंपली सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो आपके हाथ में जो भी आएगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है आपका, टर्म है गुड्स। ये गुड्स क्या है? गुड्स सामान, माल। मैंने आपको जब जनरल एंट्री सिखाई थी तो गुड्स को क्या बताया? ये सामान हुआ करता है। पढ़ लेते हैं। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। यानी वो सामान जो फिजिकल आइटम है वो केवल हम कब क्यों खरीदते हैं? ताकि हम उसको बेच सकें। आगे द टर्म applies to all the item making up the sale or purchase of business. Stating differently, they are the stock in trade of an enterprise, purchased or manufactured with the purpose of selling. For an enterprise dealing in home appliances such as TV, fridge, AC are goods, and for a stationer, stationery is a goods. यानी वो सब फिजिकल आइटम जो दुकान के अंदर रखे होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको या तो हम सोल्ड करने के पर्पस से लें या फिर फर्दर प्रोड्यूस करने के पर्पस से लें, वो सभी गुड्स को हम वो सभी आइटम्स को हम गुड्स का नाम देते हैं। अब सर इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल ये दे रखा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे उसके गुड्स क्या क्या है? टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज, सॉरी रेफ्रिजरेटर फ्रिज एक ही बात रही, टीवी, एसी, फ्रिज, और भी अदर आइटम्स होते हैं, फर्नीचर के आइटम्स भी कभी कभी मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, जो आप वो वार्डरोब वगैरह के सामान बेचा करते हैं। तो इन सब के लिए ये गुड्स है। अगर हम स्टेशनरी की दुकान पे जाएं तो स्टेशनरी के पास क्या होता है? बुक्स, पेंसिल, रबर, पेन, ये सब उसके लिए गुड्स होते हैं। तो गुड्स सिंपल सा क्या होता है? फिजिकल आइटम होता है और कुछ नहीं होता। बस ये बाइफर्केशन यानी डिवाइड कर दिया है कि भाई एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे ये गुड्स होते हैं और एक स्टेशनर के पास ये सब गुड्स होते हैं। तो गुड्स एक फिजिकल आइटम होता है। इसके बाद स्टॉक इन्वेंट्री।
स्टॉक इन्वेंट्री क्या होता है, रीड करते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री इज अ टेंजिबल असेट held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for sale। अब सर गुड्स स्टॉक एक्चुअली क्या होता है, गुड्स सभी चीज़ों को कहा जाता है, लेकिन जब उसको फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं तो उसको स्टॉक का नाम देते हैं। जैसे सर अगर गुड्स अद्धा पद्धा हो, मतलब कह सकते हैं आधा अधूरा हो, जैसे बेसन में घुला हुआ आलू आपके लिए रॉ मटेरियल है, लेकिन जब बेसन में आलू घोल के पकोड़े तल दिए जाते हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन जब पकोड़े बन के तैयार हो जाते हैं और हमको मिल जाते हैं उसको कहते हैं फिनिश गुड्स। तो सर गुड्स और स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है। बस गुड्स तब तक गुड्स है जब तक उसकी पहचान ना हो, और जब उसकी पहचान हो जाती है तो वो अपने आप में स्टॉक बन जाता है, और स्टॉक भी फर्दर अलग अलग कैटेगराइजेशन में। तो अब पढ़ते हैं। मैंने बताया स्टॉक इन्वेंट्री इज अ टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकें, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मींट फॉर सेल। स्टॉक इन्वेंट्री में बी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, यानी अगर साल की शुरुआत में कोई भी स्टॉक है तो वो ओपनिंग स्टॉक है, और ईयर के एंड में जो स्टॉक बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरी एक दुकान है और दुकान में मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। अब क्या होता है, साल के शुरुआत में मेरी दुकान में 10 लाख का सामान था, इसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। पूरे साल भर में तकरीबन मैंने 50 लाख का सामान खरीदा, तो 10 लाख का तो था, 50 लाख का खरीदा, तो टोटल कितने हो गए 60 लाख। उसमें से मैंने 40 लाख का बेच दिया, बेच दूँगा तो मैंने 40 लाख का बेच दिया, बचे कितने 10 लाख शुरुआत में थे वो ओपनिंग स्टॉक। इस साल पूरे साल खरीदे वो परचेज, यानी 50 और 10 60 लाख, और 60 में से मैंने 40 लाख का बेच दिया, तो जो बचा 20 लाख वो क्या मेरे लिए, वो हो जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। आइए रीड कर लेते हैं। तो फर्दर कैटेगराइजेशन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो बिगिनिंग यानी साल की शुरुआत में रहे उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग इट इज द स्टॉक इन द हैंड एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी अगर साल के अंत में कोई भी स्टॉक रह जाए तो उसको कहते हैं उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? तो ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब सर ये ओपनिंग और क्लोजिंग में 3 कैटेगराइजेशन और दे रखी हैं, देख लीजिए। एक दे रखा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो तैयार हो चुका है सामान, रेडी टू सेल है। एक है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो सामान अभी फर्दर प्रोडक्शन के काम आने वाला है, जैसे चीनी चाय बनाने के काम आए, बेसन पकौड़े बनाने के काम आए, वो सब रॉ मटेरियल। और जब ये चीज़ थोड़ा आधा अधूरा रह जाए कि पकौड़े अभी तले नहीं हैं, केवल बेसन और आलू को घोल दिया गया, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी पार्टली फिनिश गुड्स, यानी जो अभी भी फर्दर प्रोसेस होके तब वो इस्तेमाल में आएंगे। तो 3 तरीके के स्टॉक जो कैटेगराइज किए गए हैं, पहला फिनिश गुड्स, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा आपका रॉ मटेरियल। तो ये 3 तरीके के स्टॉक आपके कैटेगराइज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसी में कि स्टॉक और इन्वेंट्री इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट्स। स्टॉक हमेशा ही बैलेंस शीट के असेट साइड में एज अ करंट एसेट्स दिखाया जाता है। करंट एसेट्स हेड में स्टॉक का नाम डाल दिया जाता है, ठीक। उसके बाद इट इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर एज पर प्रिंसिपल। यानी स्टॉक की वैल्यूएशन जब की जाती है, या तो उसकी कॉस्ट देखी जाती है या उसकी मार्केट वैल्यू, जो भी कम होगी विच एवर इज लोअर, उसको हम स्टॉक का प्राइस डाल देते हैं। मैंने क्या बताया, स्टॉक की कॉस्ट जितने पे खरीदी, या फिर उसकी NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू क्या है, जो भी कम होगी उस कम कॉस्ट को हम उसकी कॉस्ट मान लेंगे, कम प्राइस को हम कॉस्ट मान लेते हैं। क्लियर? तो ये सब था स्टॉक के बारे में। आगे नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स।
or services rendered in the ordinary course of business. It is the amount due from the customer of the enterprise. स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड आप समझते हो व्यापार होता है, और व्यापार में जो पैसा हमें रिसीव होने वाला होता है, ये किससे रिसीव होना है? जो ग्राहक है, उधार लेके गए उनसे पैसा मिलना है। तो ऐसे सबको हम ट्रेड रिसीवेबल का नाम देते हैं। यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई पैसा हमें रिसीव होने वाला होता है फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर कौन? ग्राहक। तो उन सब पैसों को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। इनकी दो फर्दर कैटेगराइजेशन है। ट्रेड रिसीवेबल इज ए सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, यानी दो चीज़ों को मिला के, डेटर मतलब ग्राहक, बिल्स रिसीवेबल यानी बिल पे दिया हुआ पैसा, उसको बिल्स रिसीवेबल का नाम देते हैं। तो इसमें सबसे पहले डेटर, डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। गुड्स व्हेन सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डेटर। यानी सिंपल सा, मेरी एक शॉप है और मैं शॉप पे कुछ सामान उधार भी बेचता हूँ, और जब मैं उसको उधार बेचता हूँ स्टूडेंट्स, तो जो उधार ले जाता है वो पर्सन मेरे लिए डेटर कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं दुकानदार, मैं किसी बंदे को या किसी पर्सन को उधार बेच रहा हूँ और वो उधार लेकर जाता है, तो वो पर्सन मेरे लिए डेटर यानी देनदार कहलाता है। अगला पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मीन्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ होल्डर या एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। यानी जो बंदा मेरे से उधार करके गया और उधार करने के बाद में वो मेरे से एक बिल लिखा ले गया, बोले आप बिल दे दीजिए, कुछ महीने बाद मैं पैसा आपको अदा कर दूंगा, तो ऐसे बिल को हम बिल्स रिसीवेबल का नाम देते हैं। अगर हमने सामान उधार कर दिया और उसको अपनी डायरी पे चढ़ा दिया तो वो डेटर, और अगर बिल के आधार पे किसी को सामान उधार दिया है तो उसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका क्या? डेटर, और दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। आइए नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल होता है ऐसे ट्रेड पेबल होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल जब हम सामान उधार बेचते हैं, ट्रेड पेबल जब हम सामान उधार खरीद के लाते हैं। पढ़ लीजिए, ट्रेड पेबल्स, इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स and services taken in the ordinary course of business. It is the amount due to the seller of goods by the enterprise. यानी यहाँ पे भी सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि ट्रेड पेबल क्या होते हैं? जब हम सामान उधार खरीद के लेके आते हैं। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं। ट्रेड पेबल इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स जब हम सामान ऐसी उधार करके आते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स, और हम बिल के आधार पर उधार करके आते हैं तो उसको कहते हैं बिल्स पेबल। आइए पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर्स इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू हुम एन एंटरप्राइज ओव्स अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ क्रेडिटर ऑफ अ फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। यानी मोहन से अगर मैंने सामान उधार खरीदा है तो मोहन मेरे लिए क्रेडिटर कहलाता है। बिल्स पेबल, bills payable means the bills of exchange accepted by the person or enterprise, the amount of which will be payable on the specified date। यानी कह रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, मैं अगर सामान उधार लेके आता हूँ तो वो एक बिल बना के देते हैं और उस बिल को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो वो मेरे लिए बिल्स पेबल बन जाएगा, यानी उसके ऊपर मुझे कभी ना कभी पैसा उसको देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ट्रेड पेबल जब हम सामान उधार करके लाते हैं, अब सामान उधार या तो बिल के आधार पे उधार लेके आएंगे या फिर हम लिखा के ऐसी डायरी में नोट करा देंगे भैया हमने आपसे सामान उधार लिया है, तो उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। तो ट्रेड डेटर दो तरीके से बनता है, दो चीज़ों को सम करके बनता है, एक तो डेटर और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। जबकि ट्रेड पेबल भी दो तरीके से बनता है, एक तो क्रेडिटर और दूसरा ट्रेड पेबल। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिसमें ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल की बात की गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कॉस्ट क्या होता है कि जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसकी लागत को हम कॉस्ट का नाम देते हैं। रीड करते हैं जरा थ्योरी में। कॉस्ट, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन
और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। यानी जिस दामों पे हमने वो सामान खरीदा है उस दाम को हम कॉस्ट का नाम देते हैं। या अगर कोई भी सामान हमने बनाया है जिस दामों पे उसको हम कॉस्ट का नाम देते हैं। अगला वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर आर कैश मीमो, इनवॉइस और बिल, रिसीप्ट, डेबिट या क्रेडिट नोट्स। यानी जिस बिल के आधार पर आप सामान खरीदते और बेचते हैं उन सबको इनवॉइसेस का नाम देते हैं, यानी वाउचर का नाम देते हैं। जैसे आपने क्या किया, कुछ सामान परचेज किया और वो बिल बना के लेके आए। आप लाते हो, आप सामान कुछ घर का खरीदते हो तो बिल लेते हो। जैसे आपने एक एसी खरीदा, उसका बिल होगा, तो बिल वही एक एविडेंस है जो प्रूव करता है कि आपने सामान इस बंदे से खरीदा है। तो जब ऐसी चीज़ एविडेंस बन जाती है जो प्रूव कर दे, वो एविडेंस बन जाए, तो उसी को हम वाउचर का नाम देते हैं। और इन्हीं वाउचर के बेसिस पे हम आगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी जनरल एंट्रीज को करते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन चीज़ों को वाउचर का नाम देते हैं, चाहे वो छोटी मोटी दो कहते हैं ना 2 नंबर का बिल बना दिया या 1 नंबर का बिल, कुछ भी बने वो अपने आप में वाउचर यानी एविडेंट करता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की, चाहे वो सेल की हो चाहे वो परचेज की हो। आगे नेक्स्ट बात आती है डिस्काउंट की। स्टूडेंट डिस्काउंट में क्या है? इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट अलाउड में भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट का मतलब है कि जब भी हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और हम कोई भी प्राइस में रिडक्शन कर देते हैं, प्राइसेस को कम कर देते हैं, तो जितने से कम करते हैं वो डिस्काउंट कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक बुक शॉप पे गया बुक खरीदने के लिए। अब क्या हुआ, बुक मिल रही थी 400 रुपये की, उसने कुछ पैसा घटा दिया, वो बोला कि आपको वो 350 रुपये की मिल सकती है, तो वो क्या हो जाता है, वो 50 रुपये का डिस्काउंट बन जाता है। तो फॉल इन द प्राइस या फिर रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स इज नोन एज डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब पहले एक एग्जांपल लेते हैं, तब इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं एक बुक सेलर के पास गया, बुक सेलर पे मुझे बुक खरीदनी थी, मैं एक क्लास 11वीं का स्टूडेंट हूँ। उस बुक सेलर के पास गया तो मैंने कहा कि भैया एक बुक चाहिए मुझे। किसकी? अकाउंटेंसी की। बोले कितने पैसे की है? मैंने पूछा उससे, उसने बोला 400 रुपीज़ की। मैंने भैया कुछ डिस्काउंट करें, तो उसने क्या किया, एक 5% का डिस्काउंट कर दिया। कितने का कर दिया? 5%। तो 400 का 5% कितना होता है? 20 रुपीज़। तो उसने मुझे 400 रुपये में से 20 रुपये घटा के 380 रुपये की किताब दे दी। स्टूडेंट्स, जो हमें ये डिस्काउंट मिला, ये कौन सा डिस्काउंट था? ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट। जैसे और एक एग्जांपल, अब मैं उससे क्या कहता हूँ कि भैया मैं 10 बुक लूँगा आपसे, अभी तो एक ले रहा तो आपने 5% दिया, अब मैं आपसे 10 लूँगा, बताइए कितना दे देंगे डिस्काउंट? उसने कहा ठीक है मैं 10% दे दूँगा। कितना दे दूँगा? 10%। ये भी तो ट्रेड डिस्काउंट है। चाहे मैं क्वांटिटी कितनी भी ना खरीद लूँ, उस पर अगर मुझे कोई भी डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको कहेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। अब होता क्या है, हिसाब लगता है इसका। अच्छा भैया ठीक है, कितना पैसा हुआ? 400 रुपये की एक बुक, समझना इस चीज़ को। 400 रुपीज़ की एक बुक मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 4000, माइनस डिस्काउंट किया 4000 का 10%, तो कितना हो जाता है? 400। जब आप माइनस करोगे तो कितने का होगा? 3600 का। तो ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट, यानी जब आपने सामान खरीदा उस दौरान जो डिस्काउंट दिया वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाया। अब अगला, मैंने उससे क्या कहा कि भैया 3600 रुपये, बोले एक साथ पेमेंट करूँगा, कितना डिस्काउंट और दोगे? दुकानदार कहता है बड़ा पागल है, अभी बुक खरीदने पे डिस्काउंट मांग रहा, तब पेमेंट करने पे मांग रहा है। होता है, अगर हम हाथ किया नगद पैसा दे देते हैं सामने वाले को, एक बड़ा अमाउंट दे देते हैं, वो हमें कुछ डिस्काउंट देता है, जिसको कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। कैसे? मैंने क्या कहा, भैया ये लो 3500 रुपये, हिसाब बराबर करो। ये लो 3500 रुपये, हिसाब बराबर करो। देने कितने थे? 3600। दे मैं उसको कितने आया? 3500। तो ये 100 रुपये क्या हो गया आपका? ये हो गया कैश डिस्काउंट। तो स्टूडेंट, जब भी कैश पे करने के टाइम पे हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट।
और जब हम ट्रेड यानी सामान खरीद रहे हैं उस दौरान कोई डिस्काउंट दे तो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आइए रीड करते हैं थ्योरी में। देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या लिखा है। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। यानी जब भी कोई एक सर्टेन क्वांटिटी कितनी ली मैंने 10, तो उसने मुझे 10% 10% डिस्काउंट दिया, 400 रुपये घटा के कितने के 3600। अब आगे पढ़ें। कैश डिस्काउंट क्या होता है। इट इज़ द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। जब भी हम समय पे पेमेंट कर देते हैं, देखिए 3600 रुपये को हमने 3500 रुपये दे दिए, तो 100 रुपये का जो हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी कि ये डिस्काउंट क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, वाउचर क्या होते हैं। तो हमने आज की क्लास में इतना कुछ कवर किया और आपको समझ भी आया होगा समझ में। अगर नहीं आता तो आप मुझसे मैसेज करके कोई भी टर्म पूछ सकते हैं। आज की क्लास में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसकी एक और क्लास रह जाती है, आज थी डे 3 की क्लास, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि बच्चों जब तक हमें अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझ नहीं आएंगे तब तक हम अकाउंटिंग की या अकाउंटेंसी की ABCD अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप डे 1, डे 2 और डे 3 को अच्छे से पढ़ें। और नेक्स्ट क्लास में जो लेके आने वाला हूँ डे 4 की क्लास, वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आगे कभी फ्यूचर में जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो तंग करेंगे। तो इसलिए इस क्लास में सीख लोगे, आने वाली क्लास में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये 4 क्लास डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4, बस जुड़े रहिए, आप मुझसे बस सीखते रहिए। ऐसे ही मैं क्लासेस अपलोड करता रहूँ। कोशिश कीजिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें तो प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, फिर हम इसी क्लास को नेक्स्ट डे यानी डे 4 में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।